ओके, तो स्क्रीन आप लोगों के सामने विजुअल है। ये वो आंसर सीट है जिस पे आप लोगों ने जो एग्ज़ाम देने के बाद सबमिट किया है। 5 लोगों ने टोटल एग्ज़ाम्स दिए, आज का टेस्ट दिया है आप लोगों ने, जिनके नाम कुछ इस तरीके से यहाँ पे मेंशन हैं। मैं एक सेकंड पेन ले लेता हूँ। मिलन कुमार परिदा हैं और सौविक हैं, स्वाति सिंह हैं और कृष्णा कन्वर शेखावत हैं, अमित कुमार हैं। ये 5 लोगों ने दिया है और आप लोगों के जो रिस्पॉन्सेज़ है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे परसेंटेज वाइज़ बन कर के आए हैं कि कितने परसेंट लोगों ने कौन-कौन सा ऑप्शंस दिया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ से भी सॉल्व करा यहीं से करा सकता हूँ। अदरवाइज़ जो आपके ऑप्शंस वहाँ पे दिए हैं, वैसे ऑप्शंस यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है साइड में, तो कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। वैसे दूसरी वाली भी सीट यहाँ पे रखी हुई है, अगर इससे दिक्कत हो रहा होगा तो हम इससे करा देंगे, ठीक है। बट ये वाला थोड़ा-सा, ये वाली ना? हाँ, क्योंकि यहाँ पे ये भी लग रहा है कि हाँ, कितने परसेंट लोगों ने सही किया है, कितने परसेंट लोगों ने गलत किया है। ये थोड़ा-सा मुझे भी अच्छा लग रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो पहला ही एग्ज़ाम मतलब जो आपका क्वेश्चन्स है वो आपसे पूछ रहा है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन एज़ द व्हाइट विट्रियोल, राइट? तो इसके फार्मूला के बारे में आपसे पूछ रहा है। फार्मूला पे जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअली में ये होते क्या हैं। एक्चुअली केमिस्ट्री में विट्रियोल जो मतलब एक टर्म है वो दिया जाता है एक ऐसे केमिकल कंपाउंड में जिनमें कि बेसिकली कुछ मेटल हो और मेटल से जुड़ा हुआ क्या हो, मतलब कि सल्फेट्स का कंपाउंड हो, मतलब कि सल्फेट्स उसमें जुड़ा रहेगा, अलग अलग जो होंगे वो मेटल्स होंगे। तो सल्फेट्स कंटेनिंग कंपाउंड्स को बेसिकली विट्रियोल के नाम से जाना जाता है। अलग अलग मेटल्स के लाइक है, जैसे कॉपर है, लाइक एज जिंक है, लाइक एज आयरन है, इन सब के कोबाल्ट है, इन सब के सल्फेट के साथ में मिलने वाले जो सॉल्ट होते हैं, उन सॉल्ट को विट्रियोल के नाम से जाना जाता है। जैसा मेटल का कलर होता है, उसी के मतलब उस मेटल का जो सॉल्ट होगा, सल्फेट का जो सॉल्ट होगा, उसके कलर के बेसिस पे इनको नाम दिया गया। जैसे लाइक एज ए ब्लू दिया जाता है, ब्लू विट्रियोल किसको बोलते हैं, ग्रीन विट्रियोल किसको बोलते हैं, रेड विट्रियोल किसको बोलते हैं, येलो विट्रियोल किसको बोलते हैं, व्हाइट विट्रियोल किसको बोलते हैं। यहाँ पे जो कि आपको सिर्फ व्हाइट पूछा गया है, तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो दैट इज द जिंक सल्फेट है। तो अगर आपको ये पता होता कि विट्रियोल का मतलब क्या होता है, तो आप यहाँ पे समझ गए कि सल्फेट मतलब कि ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जिसमें आयरन के साथ में सल्फेट लगा हुआ होगा। तो आप बोल सकते, मतलब आयरन नहीं, मेटल, आप बोल सकते हैं कि मेटल का सल्फेट सॉल्ट होता है। अगर ये बात पता होती तो शायद ये क्वेश्चन आपका गलत होने का चांस ही नहीं बनता, क्योंकि तीनों में आपके सल्फेट नहीं दे रखे हैं। तो जो ये 40% परसेंट का आंकड़ा दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ 40% लोगों ने जिंक ऑक्साइड भी लगाया है और 20% लोगों ने जिंक फॉस्फेट भी लगा दिया है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके वैसे फिल्टर हो जाते, अगर सिर्फ आपको ये पता होगा तो होता कि विट्रियोल का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जिंक सल्फेट है जिसका कि वाइट विट्रियोल के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही अगर आपसे ब्लू विट्रियोल के बारे में अगर पूछ दिया जाएगा तो आप मुझे बता सकते। हाँ, बिल्कुल। कॉपर सल्फेट जो होगा उसको बोलते हैं क्योंकि कॉपर के जो सॉल्ट होता है ब्लू कलर आपने देखा भी होगा। तो अगर आप इसको ब्लू विट्रियोल पूछेंगे तो ये कॉपर सल्फेट हो जाएगा। ऐसे ही ग्रीन की अगर आप बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयरन का हो जाएगा, मतलब आयरन के सल्फेट को आप ग्रीन विट्रियोल के नाम से जानते हैं। ऐसे ही अगर आप हाँ, और बिल्कुल, और ऐसे ही अगर आप रेड की बात करेंगे तो ये कोबाल्ट हो जाएगा, जिंक का आपने देख लिया कि ये वाइट है, और कॉपर के अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो आपके एग्ज़ाम्स में, यहाँ से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी बनती है कि विट्रियोल खास करके ज़्यादातर आपसे ब्लू और रेड से पूछा जा सकता है। हालाँकि यहाँ पे क्वेश्चंस में वाइट था, बट ब्लू वाले की पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है। तो आपको याद करने का तरीका सिंपल है। आपने देखा है कि कॉपर का जो सॉल्ट होता है वो हमेशा मतलब आपको ब्लू कलर का दिखाई देता है। आयरन का जो होता है वो आपको कैसा दिखाई देता है, ग्रीन दिखाई देता है। कोबाल्ट आपका कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। तो इस तरीके से उनके सल्फेट के सॉल्ट के कलर हैं, उन्हीं के नाम पे ये नाम दिया गया है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर पहला इसका क्या है, सही है। तो 40% लोगों ने सही किया है, बाकी 20 और 40 मतलब 60% लोगों ने गलत कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फूल्स गोल्ड, किसको बोलते हैं? पहला तो ये, और इसको क्यों बोलते हैं ये भी आपको यहाँ पे जानना होगा, राइट? तो कोई बता सकता है कि इसको आप लोगों ने क्या लगाया? 60% लोगों ने लगाया है आयरन सल्फाइड। हाँ जी, आयरन सल्फाइड आपका आंसर सही है। और इसको एक्चुअली इसका जब ये इम्प्योर फॉर्म में रहता है तो इसका जो कलर दिखाई देगा वो कुछ कुछ जैसे जस्ट लाइक गोल्ड के सिमिलरिटीज का दिखाई देता है। हालांकि एक्चुअली में गोल्ड है नहीं, बट उसका कलर का अपीयरेंस वैसा ही होता है। दैट इज़ वाई इसको इस नाम से भी जाना जाता है, आयरन सल्फाइड को उसको बोलते हैं।
तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 60% लोगों ने क्वेश्चन सही किया है। सिल्वर ब्रोमाइड, आई डोंट नो कि किस हिसाब से लगा दिया इसको, क्योंकि इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है इस चीज़ से। 40% लोग गलत हैं यहाँ पे। ओके। अच्छा, सही हो गया ये। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने, सॉरी, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। और इस पेयर्स में क्या क्या चीज़ दे रखा है आपको यहाँ पे। नंबर पहला है वाटर ग्लास, क्या सोडियम सिलिकेट का मिल करके बना होता है। और मोहर सॉल्ट फेरस अमोनियम सल्फेट का मिलकर बना होता है, मतलब उसका फॉर्मूला है। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिलकर बना है। विच ऑफ द एबव इज और करेक्ट, इसमें से आपको बताना था कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शंस आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है, पहला और दूसरा, तीसरा, दूसरा तीसरा, या एक दो तीन तीनों ही। सो ग्लास जो होता है सोडियम सिलिकेट का मिलकर बना है, ये भी ये स्टेटमेंट सही है। मोहर सॉल्ट का फार्मूला फेरस अमोनियम सल्फेट, ये भी स्टेटमेंट सही है। कास्टिक सोडा के बारे में आप लोगों को पढ़ा दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी स्टेटमेंट सही है। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ मीन्स 1 2 3, ये स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। 40% लोगों ने इसका आंसर सही किया है, बाकी 60% लोग क्या हैं, गलत हैं। Which of the following state of a matter has the weakest intermolecular forces? क्या बात है, इसमें 100% लोगों ने सही आंसर किया है। सो वीकेस्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये आप लोगों को बताया गया था सॉलिड लिक्विड गैस को लेकर के स्टेट के बारे में। यहाँ पे बताया गया कि आपके जो सॉलिड स्टेट्स के पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में स्पेस बहुत निग्लेजिबल होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। जबकि गैसियस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें बहुत फार दूर दूर होते हैं, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लेजिबल होता है या वीकर होता है। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा था, स्टेट ऑफ मैटर है या वीकर, वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो आंसर इस गैसेस स्टेट। तो ये क्वेश्चन सब लोगों का सही है, सबको बधाई कि एक लोग भी गलत नहीं किए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को लेकर के क्या स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे मतभेद है। कुछ लोग बोथ ए एंड बी पे गए हैं, कुछ लोग इट डज नॉट गिव लेदर विद सोप इस पे गए हैं, कुछ लोग इस पे भी हैं, दैट इज बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। ओके, यहाँ पे स्टेटमेंट पहला है, इट इज फ्री फ्रॉम सॉल्युबल साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, क्या ये स्टेटमेंट सही है। हार्ड वाटर में कैल्शियम का और मैग्नीशियम का ही जो सॉल्ट मतलब कंसंट्रेशन होती है वो बढ़ जाती है। ओके, पहला वाला गलत है। दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है, इट डज नॉट गिव लेदर विद सोप, ये स्टेटमेंट राइट है। ओके, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन से बोथ ए एंड बी, चौथा ऑप्शन से नन ऑफ द अबव। तो इसमें से सिर्फ एक ऑप्शन सही है, और आपसे सही ही पूछा है। तो जितने लोगों ने 40% मीन्स रेड वाले पे क्लिक किया हुआ, दैट इज इट डज नॉट गिव लेदर विद सोप, ये सही है कि मतलब हार्ड वाटर में अगर आप कपड़ा धुलते हैं तो वहाँ पे कोई झाग ऐसे फेन बन करके नहीं आता, ये स्टेटमेंट सही है। ओके, तो यहाँ पे भी 60% लोग गलत हो गए। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन आर सिग्निफिकेंट यूजेज ऑफ हाइड्रोजन ग्लोबली, हाइड्रोजन को ग्लोबली यूज करने का क्या सिग्निफिकेंट है। पहला, फ्यूल्स फॉर व्हीकल्स, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम फ्यूल्स। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो व्हीकल्स के लिए फ्यूल का काम करेगा, ये अच्छी बात है, आपको अच्छी तरीके से पता है, ग्रीन फ्यूल के नाम से जाना जाता है, ग्रीन इकोनॉमी है आपका हाइड्रोजन। और प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम फ्यूल, ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है, ये बताइए। प्रोडक्शन ऑफ क्या हाइड्रोजन से फर्टिलाइजर बन सकता है। ऑप्शन नंबर सेकंड गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड एंड फर्स्ट में आपको देखना है कि सही है कि नहीं है, और ऑप्शन नंबर थर्ड एंड फर्स्ट का कोई कॉम्बिनेशन दिया नहीं है। 80% लोगों ने आंसर किया है 1 2 3। हाइड्रोजन गैस से या हाइड्रोजन जो आपका है उससे कोई हाइड्रोजन फर्टिलाइजर किसको बोलते हैं आप, जिस एलिमेंट की अवेलेबिलिटी आपके सॉइल में नहीं होती है, जैसे नाइट्रोजन है, लाइक एज फॉस्फोरस, मतलब पोटेशियम है, लाइक एज फॉस्फोरस है, ये सब आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं क्योंकि इनकी अवेलेबिलिटी नहीं है।
हाइड्रोजन एज सच आपको प्लांट को ऐसे मतलब चाहिए नहीं है, हाइड्रोजन के फॉर्म्स अलग अलग हैं। तो हाइड्रोजन आपका एज अ फर्टिलाइजर काम नहीं कर सकता है, तो सेकेंड ऑप्शन आपके गलत है। और सेकेंड अगर गलत है तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, क्योंकि तीन ऑप्शन में सेकेंड आपको दे रखा है। ओके। जी हाँ, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही है। हाँ। हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, क्योंकि पांच लोगों ने दिया है और अगर एक लोग सही होंगे तो 20% आएगा, चार लोग गलत हैं। ये भी हो। नहीं 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 नहीं, वो फर्टिलाइजर नहीं होता भाई। फर्टिलाइजर का पर्टिकुलर डेफिनेशन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू वी कॉल द रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट। अगर आयंस का एक्सचेंज हो रहा है रिएक्टेंट के बीच में, तो आप उसको क्या बोलेंगे? 60% लोगों ने लगाया है डबल डिस्प्लेसमेंट, और 40% लोगों ने लगाया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो जो लोग लगाए होंगे उनको पता होगा। जरा मुझे बताइए पहले कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या सोच के लगाया है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे कॉपर सल्फेट है और उसका रिएक्शंस अगर आप यहाँ पे आयरन से करा देते हैं, तो ये आयरन क्या करेगा? रिएक्ट करके बनाएगा आपका आयरन सल्फेट, और प्लस इसके बाद बना देगा यहाँ पे कॉपर। तो जिन लोगों ने डबल डिस्प्लेसमेंट लगाया है उनसे भी पूछना चाहूँगा, जो लोग डिस्प्लेसमेंट लगाए हैं उनसे भी पूछना चाहूँगा। कहीं पे भी डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया था, रिएक्शन से पढ़ाया था मैंने, कि एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे दोनों आयंस का मतलब एक पॉजिटिव और नेगेटिव दो आयंस का डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा होगा या एक्सचेंज हो रहा होगा दो सॉल्ट के बीच में, तब आप उसको बोलते हैं दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर आप इस रिएक्शन को पूरा ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि कॉपर पे आपका टू पॉजिटिव होगा, प्लस सल्फेट पे आपका क्या होगा, टू नेगेटिव होगा, और आपका आयरन यहाँ पे होगा। तो ये आयरन जो होगा ये कॉपर से क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो कॉपर जब ये निकलेगा तो आयंस के फॉर्म में निकलेगा। तो यहाँ पे सिंगल एक एक आयन की बात कर रहा है, न कि डबल आयन का। तो दैट इज वाई इस रिएक्शंस का मतलब इस वाले क्वेश्चंस का जो आंसर सही है वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है, ना कि डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट की बात जब भी आएगी तो वहाँ पे टू आयंस या टू सॉल्ट का कॉम्बिनेशन दिया रहेगा। 60% लोग इसमें कंफ्यूज हैं, 40% लोग सही हैं। मतलब कि कह सकते हैं कि दो लोगों का आंसर ये सही हुआ है, तीन लोग इसमें गलत हैं। What do we call the covalent bond where the electrons of the shared pair are contributed by one only one species? यहाँ पे भी मतभेद है, 20 20 40, सॉरी 40 40 और 20। आपको एक बॉन्ड पढ़ाया था, दैट इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और या इसको आप डेटिव बॉन्ड, हाँ, डेटिव बॉन्ड के नाम से भी आप जानते हैं। और इसमें बताया था मैंने कि जो भी कोई आपका डोनर एलिमेंट होगा उसका लोन तरफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पूरा अकेला यही सिर्फ क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, मीन्स डोनेट कर देता है। दैट इज वाई आप इसको सिंगल हेडेड एरो से, सॉरी डबल हेडेड एरो से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसको डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जहाँ पे जो बॉन्ड आपका बन रहा होता है उस बॉन्ड में इन्वॉल्व होने वाले दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एलिमेंट की तरह क्या किया जाता है, डोनेट किया जाता है। ये एलिमेंट सिर्फ क्या करेगा, रिसीव करता है। तो ऐसे बॉन्ड को आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपको दे रखा है पोलर कोवलेंट बॉन्ड गलत है, और यूनिलैटरल कोवलेंट बॉन्ड गलत है, नैनो देव गलत है, कोऑर्डिनेशन नहीं। दो 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 लोगों का सही है, 40 रेड वाला सही है। दो लोगों का स्टेटमेंट ये सही है, कौन कौन से दो लोग हैं नहीं पता। तो ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही है, मीन्स रेड वाला सही है, कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एसिड सोर्सेस सोर्स पेयर्स। इसमें से आपको बताना है, सॉरी इनकरेक्ट, सॉरी फॉर मिस्टेक, इनकरेक्ट के लिए स्टेटमेंट आपको देना है। सिट्रिक एसिड लेमन से निकलता है, ये सही स्टेटमेंट है। लैक्टिक एसिड सोर मिल्क से निकलता है, सही स्टेटमेंट है। ऑक्जेलिक एसिड आंट स्टिंग से निकलता है, ये गलत स्टेटमेंट है। और मेथियोनिक एसिड लिटल स्टिंग से निकलता है, ये सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका क्या है, मतलब कि इनकरेक्ट पूछा था तो ये आपका सही हो जाएगा। बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं, बट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो गलत है, क्योंकि वो सही पेयर्ड है। ऑक्जेलिक एसिड नहीं निकलता, यहाँ पे फ्यूमिरिक एसिड निकलता है या फार्मिक एसिड निकलता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा, मिस पेयर्ड है यहाँ पे। अच्छा, वेरी गुड, चार लोगों का आंसर सही, मतलब 80% लोग यहाँ पे सही हैं, 20% लोग गलत हैं। अब वो 20% लोग कौन है जरा बता दें मुझे।
कोई एक बंदा गलत किया है। ये वाला कलर बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। एकदम एक्यूरेट 25-25% का डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रॉपर ऐसा लग रहा है कि कोई एक मतलब इक्वेशंस बनाया गया। हाँ, हाँ, एक जन ने अटेंड नहीं किया है और बाकी 4 लोगों ने किया है। चारों लोगों के मत इसमें मतभेद हैं। सो चूज़ द करेक्ट अबाउट मिथाइल ऑरेंज एज़ इंडिकेटर। तो मिथाइल ऑरेंज के लिए आपको बताया जाता है कि जब ये एसिड में अगर डाला जाएगा तो ये रेड हो जाता है और अगर बेस में रहेगा तो ये आपका येलो कलर देता है। ये स्टेटमेंट आपको बता दिया गया और आपको इसका नोट्स भी दिया गया है क्लासेस के टाइम पे। तो खोजते कौन सा है, इट टर्न रेड इन एसिडिक मीडियम एंड ग्रीन इन बेसिक। नहीं, ये गलत है, ग्रीन नहीं होगा। इट टर्न कलरलेस इन एसिडिक, नहीं ये भी गलत है। टर्न रेड इन एसिडिक मीडियम एंड येलो इन बेसिक कंडीशन, ये स्टेटमेंट सही है। ये जो भी बंदा है, इस बंदे ने जो भी जिनका भी है ये लगाया है, इस बंदे का सही है, बाकी सब लोग गलत हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है। कोई एक बंदा है जो कि नंबर अच्छा पा रहा है, क्योंकि उसके सारे आंसर्स पता नहीं वही बंदा है या अलग अलग है, ये तो नहीं पता। विच आर द फॉलोइंग सॉरी विच इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द ह्यूमन बॉडी। वेरी गुड। 60% लोगों ने सही लगाया। पता नहीं ये 40% लोगों को आयरन कहाँ से लग गया। अच्छा, ये सोच के तो नहीं लगा दिया कि हीमोग्लोबिन का एलिमेंट होता है इसलिए आयरन ज़्यादा मिलेगा। कैल्शियम सबसे मोस्ट अबंडेंट है, सबसे मोस्ट अबंडेंट। हाँ, कैल्शियम सही है। आयरन सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट एलिमेंट है। तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द की कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12। कोबाल्ट। इसका ऑप्शन डी सही है। 40% लोग यहाँ पे सही हैं, 60% लोग गलत हैं। When a bond is formed between the two atoms, the energy of the system will। वेरी गुड, फिर से कंट्राडिक्शन है। 25-25% लोग यहाँ पे बता रहे हैं। जब भी कोई रिएक्शंस होता है तो आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा है कि ड्यूरिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये दो आपको लॉ पढ़ाए जाते हैं जब आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ाया जाता है। तो बताया जाता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस के दौरान कुछ केमिकल बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कुछ केमिकल बॉन्ड बनते हैं। तो नए केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होना, ओल्ड केमिकल बॉन्ड का ब्रेकडाउन होना, ये प्रोसेस होती है किसी केमिकल रिएक्शंस में। बट टोटल अमाउंट ऑफ अ मास एंड टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिमेन सेम ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस। सो उस लॉ को फॉलो करते हुए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दैट इज द रिमेन द सेम। बाकी सारे ऑप्शंस क्या हैं आपके, गलत हैं। सो एक बंदे का यहाँ पे सही है। अब जो भी होगा उसको अपना देख लेगा। विच एलिमेंट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अ सेफ्टी मैच। माचिस बनाने में कौन सा। डिपेंड करेगा। वैसे जनरली बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है और बॉन्ड जब फॉर्म्ड होता है तो एनर्जी वहाँ पे रिलीज होती है। बट ये यूनिवर्सल नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता। बट किसी भी केमिकल रिएक्शन में सपोज अगर आपको यहाँ पे देख लिया जाए कि सपोज मान लीजिए फॉर एग्जांपल लेट मी रीड इट। फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन फिर से ले लेते हैं, H2SO4 प्लस Fe ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस H2। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि कुछ केमिकल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, कुछ केमिकल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म्ड हुआ। लेकिन इसका मास एज वेल एज एनर्जी, मास इस साइड का ही बराबर होगा, इस साइड का ही बराबर होगा। एनर्जी जो होगी पूरे सिस्टम का वो भी क्या होगा आपका, बराबर बराबर ही रहेगा, कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं आने वाला। तो मास एनर्जी कंजर्व होती है। हाँ। अरे भाई, लिसन 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 लिसन, जो सिस्टम होता है, सॉरी, थर्मोडायनामिक के कॉन्सेप्ट से जहाँ कहीं पे भी कोई वर्क परफॉर्म होना शुरू हो जाता है उस चीज़ को आप सिस्टम बोलते हैं, और उसके सराउंडिंग की सारी चीज़ों को आप सराउंडिंग या यूनिवर्स बोलते हैं। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस आप परफॉर्म करा रहे होते हैं, या कोई लिविंग सिस्टम होगा, या कोई केमिकल फ्लास्क होगा, या कोई कुछ भी होगा, तो अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो उसका पूरा का पूरा एनर्जी जो होगा वो ओवरऑल क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एनर्जी बढ़ जाएगी या घट जाएगी।
वजह उसके पीछे ये है कि जो आपको लॉ पढ़ाए जाते हैं केमिकल रिएक्शंस के, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये किसी भी केमिकल रिएक्शंस के टाइम पे जो टोटल आपका एनर्जी होगा या टोटल जो आपका मास होगा, मास उस पूरे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, एनर्जी पूरे सिस्टम का। तो यहाँ पे सिस्टम के लिए ही बात कर रहा है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम की जो सिस्टम मीन्स क्या, जहाँ पे वो चीज़ हो रही है, यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा है, सिस्टम की बात कर रहा है। सिस्टम का मतलब जहाँ पे कोई चीज़ ऑपरेट हो रही है, उसका अगर आप सिस्टम का एनर्जी देखेंगे तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, वो सेम रहेगा। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दे रखा है कि कौन से एलिमेंट का यूज करेंगे सेफ्टी मैच को बनाने के लिए, मतलब कि माचिस को बनाने के लिए। तो जैसा कि आपको पता है, रेड फास्फोरस यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। 60% लोगों ने आंसर सही दिया है, 40% लोग अभी भी कंफ्यूज है। पीएच स्केल रेंज फ्रॉम, ये भी पहला क्वेश्चन ऐसा है। दूसरा जो कि सब लोगों ने सही किया। सो अरे, अच्छा सबका ही गलत है। वेरी गुड। 0 to 14 होता है ना कि 1 to 4, 1 to 14। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। सबके सब गलत। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। Metallic oxides are said to be basic oxide. Non-metallic oxides are basic in nature. All acid have a similar chemical property. स्केल पे आपको जो रीडिंग दिखेगी वो 0 से लेकर के 14 तक का होता है। और कोई भी एसिड जो कि पूरी तरीके से एब्सोल्यूट कंसनट्रेटेड में है, जैसे सपोज अगर आप नाइट्रिक एसिड लेकर के आते हैं, 100% अगर आपका कंसनट्रेशन होगा, 100% कंसनट्रेटेड, तो उसकी पीएच वैल्यू 0 होगी। वहाँ पे ओएस का कंसनट्रेशन कुछ भी नहीं होगा, सब के सब हाइड्रोजन होंगे। तो स्केल पे जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर के 14 तक की होती है। ऐसा माना जाता है कि 14 मोलरिटी का जो सॉल्यूशंस होगा आपका HCl का या HNO3 का, इनकी जो आपकी पीएच वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। हालांकि ये जो भी बॉटल में आपको मिलते हैं, ये पूरी तरीके से प्योर नहीं होते हैं। ये 99 पॉइंट या 98 पॉइंट इस तरीके से कंसनट्रेट होते हैं। कुछ अमाउंट में यहाँ पे वाटर मिला होता है, तभी जाकर के ये एसिड का काम करेंगे। अगर वाटर नहीं होगा तो एसिड की प्रॉपर्टी नहीं शो कर पाएंगे, फिर वो गैसियस फॉर्म में आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। अच्छा, पहला स्टेटमेंट है मेटालिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। ये स्टेटमेंट सही है। हाँ जी। चले गए क्या सब? हाँ तो सही। पहला स्टेटमेंट सही है, चलिए। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, गलत हो जाएगा। एसिडिक होता है ये। ऑल एसिड्स आर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या ये स्टेटमेंट सही है? बताइए भैया। ऑप्शन देख के बता रहे हो या कि अपने नॉलेज के बेसिस पे? हाँ, यहाँ पे एसिड की प्रॉपर्टी पूछ रहा है, मतलब कॉमन प्रॉपर्टीज लाइक है। जैसे कोई भी एसिड होगा, अगर वो बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। ये प्रॉपर्टी उसकी क्लियर है। कोई भी एसिड होगा, अगर उसमें देखा जाएगा तो बेसिकली वो H+ आयन को क्या करता है, रिलीज करने का काम करता है। मतलब ये कॉमन प्रॉपर्टीज है। तो वही उसी की बात कर रहा है कि जो एसिड्स होते हैं उनकी कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, सारे प्रॉपर्टीज क्या होंगे, सिमिलर होंगे। प्रॉपर्टीज से मतलब यहाँ पे ये है कि वो फिनोमिना, ना कि उससे बनने वाले मॉलिक्यूलर कंपाउंड। जैसे लाइक एज एसिड रिएक्ट विद मेटल, तो क्या बनाएगा आपका, कोई सॉल्ट बना लेगा। एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सॉल्ट बना लेगा। एसिड रिएक्ट करेगा किसी बेस से तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बना। तो ये प्रॉपर्टीज क्या है आपकी, सिमिलर है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड क्या होगा, सही होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें से सही है। स्टेटमेंट 1 एंड थर्ड। ओके। द केमिकल नेम ऑफ हाइपो केमिकली यूज इन फोटोग्राफी इज। अरे, इसका बड़ा अच्छा ग्राफ बना है, 50%, 50%।
सोडियम थायोसल्फेट जिन लोगों ने लगाया है वो सही है, और जिन लोगों ने सिल्वर नाइट्रेट लगाया है ये गलत है। सोडियम थायोसल्फेट के सॉल्यूशंस में डालते हैं तो जो भी आपका वॉशिंग होती है वो और अच्छे तरीके से प्रॉपर हो जाती है। तो फोटोग्राफर लोग ये हाइपो के नाम से जानते हैं, उसी के बारे में यहाँ पे पूछा गया। एन एसिड हैविंग बेसिसिटी 1 इज क्या कहलाएगा, और कौन सा एग्जाम्पल है यहाँ पे। पहले तो यहाँ पे ये जो टर्म है इसको आप समझ लीजिए। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी एसिड के द्वारा नंबर ऑफ H प्लस जितना आपका लॉस किया जाएगा उसके नाम पे आप बोलते हैं उसको बेसिसिटी। अगर एक H प्लस लॉस करेगा तो उसको बोलते हैं मोनो बेसिक एसिड। अगर टू करेगा, 2H प्लस करेगा तो उसको आप बोलते हैं डाई बेसिक एसिड। अगर थ्री करेगा तो उसको बोलते हैं ट्राई बेसिक एसिड। तो बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ H रिप्लेसेबल H प्लस आयन ऑफ एन एसिड। किसी भी एसिड का जितना भी आपका H प्लस आयन रिप्लेस किया जा सकता है उसको आप बोलते हैं बेसिड। तो यहाँ पे दे रखा है एन एसिड हैविंग बेसिसिटी 1, मतलब कि आपसे पूछ रहा है, पेन का थिकनेस थोड़ा ज़्यादा हो गया, पूछ रहा है मोनो बेसिक एसिड के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट है, मतलब कि Na H2PO4 नहीं हो पाएगा। डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट है, मतलब कि N2HPO4। सोडियम फॉस्फेट है Na3PO4। फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4। तो जरा अब मुझे देख के बताइए। हाँ जी हाँ, हाँ डाई हाइड्रोजन सोडियम फॉस्फेट, सॉरी डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट Na2HPO4। यहाँ पे सिर्फ एक H जो है जो कि रिप्लेसेबल है, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। फॉस्फोरिक एसिड में 3H प्लस होता है। आपने पढ़ा होगा कि फॉस्फेट आयन पे नेगेटिव चार्ज 3 होता है, डीएनए के स्ट्रक्चर में पढ़ा। ऑप्शन नंबर बी सही है उसका। 50% लोग सही हैं, 50% लोग गलत हैं। हाँ, बट यहाँ पे, हाँ हाँ बोलिए, हाँ 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 सुन रहे हैं, बोलिए बोलिए। अच्छा कोई नहीं, अभी ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है ना, इसको थोड़ा सा अपने कॉपी पे कहीं नोट कर लीजिएगा आप लोग कि मोनो और डाई बेसिक क्या बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे इसका HCl एग्जांपल है, इसका आप दे सकते हैं क्या, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड दे सकते हैं, और इसके लिए एग्जांपल आप दे सकते हैं H3PO4। ऐसे ही आपका बेस होता है जिसकी एसिडिटी होती है, तो आप उसको बोलते हैं जैसे मोनो बेसिक, मतलब मोनो एसिडिक बेस बोलते हैं उसको। तो उसके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट होता है कि नंबर ऑफ OH आयन रिप्लेसेबल, जितना किसी भी बेस से OH आयन जितना रिप्लेस हो पाता है उसको आप बोलते हैं दैट इज द एसिडिटी। किसी भी बेस के टर्म में एसिडिटी टर्म आता है, और किसी एसिड के टर्म में बेसिसिटी टर्म आता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होगा, मोनो एसिड बेस होगा। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मीन्स MgOH2 क्या होगा, डाई एसिड बेस होगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मीन्स AlO3 का होल थ्राइस, OH का होल थ्राइस, ये क्या होगा, ट्राई एसिड बेस होगा। तो ये बेस का एसिडिटी और एसिड का बेसिसिटी, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा, कभी कभी आपसे एग्जाम में सवाल पूछ देता है। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ नेचुरल गैस इज, वेरी गुड बाबा रे, एक लोग को अभी भी कंफ्यूजन है, प्रोपेन पता नहीं क्यों लगा दिया। मेथेन इज द राइट आंसर। कई बार ये तो डिस्कस भी कर दिया क्लास में भी। विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एसिड, हाइड्रोजन कहीं दिख रहा है, वेरी गुड सब लोग
सब लोगों का सही है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द स्टेनलेस स्टील? स्टेनलेस स्टील को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो इट इज ऑल्सो नोन एज आइनॉक्स स्टील, ये स्टेटमेंट सही है। इट इज एलॉय ऑफ आयरन, आयरन एंड कोबाल्ट, ये भी सही है। इट इज कोरोजन रेजिस्टेंट, ये भी सही है। uh, ये गलत है। स्टेटमेंट तीन तो क्या पूछा है? इनकरेक्ट, ओके, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 25% लोग सही हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ अ जिंक? जिंक का और कौन सा इसमें से नहीं है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो क्या सब लोगों को ओर्स के बारे में मालूम है कि हाँ कौन कौन से, मतलब ओर्स का क्या मतलब होता है? और उसी से आपसे मिनरल्स निकाले जाते हैं प्योर फॉर्म में। ये इम्प्योरिटीज़ होती हैं, मतलब आपके सॉयल में पाए जाने वाले मेटल के जो इम्प्योर फॉर्म में पाए जाने वाले जो सॉल्ट होते हैं, ये होता है। तो पहला वाला ये जिंक का होता है, और जिनसाइट ये भी आपका होता है, कैलामाइन ये भी आपका होता है। ये ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है आपका गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये नहीं होता। ये तीन आपके जिंक के और हैं। 50% लोग सही हैं, बाकी 25% लोग गलत हैं। What do we call the process of converting an ore into its oxide by heating it in a limited supply of air below its melting point? मेल्टिंग पॉइंट से कम अगर आप उसको लिमिटेड एयर सप्लाई में अगर आप किसी भी मेटल को कन्वर्ट कर रहे हैं उसके ओर में, सॉरी ओर से मेटल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे दो टर्म आता है, बाकी ये दोनों तो गलत हैं। एक रोस्टिंग आती है, कैल्सिनेशन आता है। रोस्टिंग तब होता है जब पूरा फुल्ली आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कराया जाए। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कराते हैं तो उसको आप रोस्टिंग बोलते हैं, और अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में या एब्सेंस में कराते हैं तो उसे कैल्सिनेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। तो 50% लोग सही हैं, 50% लोग गलत हैं। What will be the number of neutrons in an atom having atomic number 35 and mass number 80? So 80 minus 30 आपको करना था, 80 minus 35, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? दैट इज 5, और बचे कितना? 7 में 4, 45। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। फॉर्मूला आप सबको पता है, दैट इज ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, और यहाँ से आप निकाल लेंगे एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। यहाँ पे ये क्या है? मास है, और मतलब ये, और जेड क्या एटॉमिक नंबर है, दैट इज द 35। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट एज पर एज द मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ? एलिमेंट की कौन सी प्रॉपर्टी है इनके मेंडलीफ के पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग? दे आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ द एलिमेंट एटॉमिक नंबर, they are the periodic functions of their atomic weight, they don't depend upon the element of atomic weight, and they are the same ऑप्शन नंबर बी सही है। मेंडलीव का पीरियड टेबल जो था वो एटॉमिक मास पे बेस्ड था, आपको पढ़ाया था और बताया भी था। और जबकि आपका मॉडर्न जो पीरियड टेबल है वो किस पे है? दैट इज द एटॉमिक नंबर पे। तो मेंडलीव के पीरियड लॉ के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि किसी भी एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टी होती है उसके एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है, और पीरियडिकली वो क्या होता है आपका? रिपीट करता है प्रॉपर्टीज को। हाउ मेनी नंबर ऑफ अ कार्बन, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड इन अ बकमिस्टर फ्लोरीन? ये कार्बन का एलोट्रॉप है, और जैसे कि लाइक एज आपको अब डायमंड आपने पढ़ा है, डायमंड पढ़ा है, उसके बाद आपने फिर ग्रेफाइट पढ़ा है, उसके साथ साथ में ये भी है बकमिस्टर फ्लोरीन। ये कार्बन 16 का होता है, 616 आप इसको लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। यहाँ पे भी दो लोग गलत हैं। विच गैस इज रेटेड रिलीज व्हेन वाटर इज मिक्सड विद लाइम? लाइम के साथ में अगर आप वाटर रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो यहाँ पे भी 40% लोग सही हैं, 60% लोग गलत हैं। नाउ डेज येलो लैम्प्स आर बीइंग यूज्ड इन द अबंडेंस इन स्ट्रीट लाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस आर यूज्ड इन दीज लैम्प? सोडियम वेपर को यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 60% लोग गलत हैं। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ ब्राउस अलॉय? ब्रास के अलॉय के लिए कौन कौन सा कंपोनेंट है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, दैट इज द कॉपर एंड जिंक। 75% लोग सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कॉमन किडनी स्टोन फॉर्मिंग कंपाउंड्स? ये क्लास में भी आपको पढ़ाया था, मटेरियल भी इसको दिया हूँ। कैल्शियम ऑक्जेलेट, बताया था कि टमाटर, पालक और बैगन ये सब खाने को मना किया जाता है जिनको स्टोन होता है। Plastics bottles are made up of a polymer called PET. PET. The expanded form of a PET is polyethylene terephthalate बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर ए सही है, सब लोगों ने सही किया है। Which is widely used in the plastic industry for manufacturing bakelite. इसको फिनॉल आंसर इसका सही है। फिनॉल यूज़ किया जाता है बैकेलाइट को बनाने के लिए। इसमें 25% लोग ही सिर्फ सही हैं।
The alkaloid naturally found in coffee, coca and cola nut is that is the caffeine. Option number D सही है इसका 80% लोग सही हैं. The gas which is present in both natural as and biogas is that is the methane. 100% लोग सही हैं. Fe has 26 proton in its nucleus. And what are the number of electrons in Fe2 positive? सो Fe पे 2 पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन से लॉस कर दिया तो 26 एटॉमिक नंबर होता है, तो 26 माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 24. सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है. पता नहीं क्यों अभी भी 20-25% लोगों को ये लग रहा है कि 26 ही होगा. अरे भाई आयंस के फॉर्म में दे रखा है तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर यहाँ पे कम हो जाएगा. न्यूट्रॉन्स नहीं पूछा है, ना ही प्रोटॉन पूछा है. अगर इस क्वेश्चन के लिए प्रोटॉन यहाँ पे पूछता तो इसका आंसर आपका बी हो जाता. इलेक्ट्रॉन्स पूछा है तो ऑब्वियसली चार्ज जो आया वो इलेक्ट्रॉन के लॉस होने की वजह से आया है. अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ट्वाइस द मास ऑफ बीटा पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं. जस्ट लाइक हीलियम न्यूक्लियाई एच आपको बताया था 2He4 बोलते हैं इसको. ऑप्शन नंबर सी सही है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ये लोअर क्लासेस से पढ़ करके आए हैं. पॉलीविनाइल क्लोराइड इसको बोलते हैं. मीथेन एंड एयर पॉल्यूटेंट इज प्रोड्यूस्ड. मीथेन का प्रोडक्शन कहाँ से होगा? बाई बर्निंग ऑफ अ कोल इन द इनसफिशियंट एयर, बाई डाइजेशन ऑफ अ फूड बाई द एनिमल्स, बाई एक्शंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट ऑन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स एज बाई प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड अमोनिकल फर्टिलाइजर. बताइए क्या आंसर सही है इसके लिए? हेलो, सब लोग चले गए क्या? ये नहीं होगा. ऑप्शन नंबर ए गलत है, ये भी गलत है. बाई एक्शंस ऑफ अल्ट्रावायलेट ये भी गलत. ऑप्शन नंबर डी सही है. व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट? वेरी गुड, ये क्लास में पढ़ा दिया. बेकिंग सोडा इसको आप बोलते हैं. प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होगा बताइए जल्दी से? Ca3PO4. प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछ रहा हूँ. हाँ, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. इसको लिखा ऐसे जाता है टू लगा करके, तब यहाँ पे आप लिखते हैं H2O. वॉशिंग पाउडर का कौन सा? कौन सा जी? अच्छा पहले ये लास्ट करा दें फिर आते हैं अभी. आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है. व्हाट इज द मोर कॉमन नेम ऑफ अ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? सॉलिड CO2 किसको बोलते हैं? ड्राई आइस को. सब लोगों का आंसर सही है. अच्छा कौन सा क्वेश्चन ये बोल रहा है अमित? कहाँ गया भाई? पता नहीं. विच गैस इज रिलीज व्हेन मिक्स्ड विद लाइम? लाइम का फॉर्मूला बताओ. ये पक्का? ये जो तुम बता रहे हो ये क्विक लाइम का फॉर्मूला है. कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन जब वाटर में कराएंगे तब यहाँ पे बनता है CO2 मॉलिक्यूल और कार्बोनिक एसिड. ये वाला लगेगा, कैल्शियम कार्बोनेट वाला लगेगा. क्विक लाइम से कराएंगे किसका? वाटर का. हाँ हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा.
जनरली एक्चुअली ये लाइम का मतलब वही हो जाता है, क्योंकि बुझा हुआ चूने को ही बोलते हैं लाइम, तो वहाँ पे यही लगाया जाता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। चलिए, सो मालूम नहीं कि अब आप लोगों का आंसर कितना सही है कितना गलत है, ये तो पेपर चेक करेंगे तब पता चलेगा। आज शाम में कर देंगे, कल कल की क्लास में आपका डिस्प्ले कर देंगे मार्क्स, 5 लोगों ने टेस्ट दिया हुआ है ना? ओके, कल की क्लास से हम लोग अब स्टार्ट करेंगे फिजिक्स को, ठीक है? और मालूम नहीं कि बाकी लोग किस परेशानी में हैं या कहाँ पे दुविधा में हैं। मैसेज सब लोग रीड करते हैं बट कोई टेस्ट नहीं दे रहा है। आई डोंट नो कि उनकी तैयारी का क्या हिसाब किताब है। मैंने आज लोगों को कॉल भी किया था बट किसी कुछ अभी तक रिस्पॉन्स नहीं है। आई डोंट नो कि इतना मतलब लीनियंट कोई कैसे अपने करियर को लेकर के हो सकता है कि क्लासेस चल रही हैं, टेस्ट हो रहा है, ना क्लास अटेंड करनी है ना टेस्ट देना है। आई डोंट नो कि क्या उनका चल रहा है टेम्परामेंट। अच्छा, आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि केवीएस का फिर से रिक्रूटमेंट आने वाली है 2023 की, बहुत ज़्यादा संख्या में। और पीजीटी की भी के भी रिक्रूटमेंट आएंगे। अभी ये तो कह नहीं पाऊंगा कि पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी की आएगी कि नहीं आएगी, बट अभी उम्मीद यही है कि हाँ फिर से अभी आपको जल्दी ही, मतलब कि हो सकता है कि 1 महीने के अंदर अंदर में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए। पूरा डिटेल डिटेल में ये कितनी वैकेंसीज आ रही हैं। तो जो लोगों ने तैयार, हाँ, एक सेकंड, हाँ हाँ सो, अगर बायोटेक की वैकेंसी आएगी तो फिर उसमें आपको बीएड नहीं चाहिए होगा, लेकिन अगर बायोटेक की अभी ये कहना मतलब कहना जल्दी हो जाएगा कि बायोटेक की वैकेंसी, क्योंकि सीट जितनी वैकेंसी है उनका डिटेल केवीएस की वेबसाइट पे अपलोडेड है। और जो रिक्रूटमेंट निकलने वाली है उसका भी मतलब सूचना अभी आधिकारिक नहीं हुआ है, लेकिन कई जगह से मिला है मुझे, तो इसलिए मैं उसे पब्लिक नहीं कर रहा हूँ। जब आ जाएगा आधिकारिक वेबसाइट पे तब आपको देखने को मिलेगा, बट आप जानते रहिए कि ये वैकेंसी आने वाली है। हाँ बताइए सोभी। हम्म। 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 हाँ हाँ हाँ। हम्म। 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 पेपर लीक के लिए तो देखो सभी कि अब इसके लिए तो कुछ कहा नहीं सकता। जो लोग देखो, ये तो है कि इस बार के एग्जाम में इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई है। किसी भी कैंडिडेट को मतलब इस बात से सेटिस्फेक्शन नहीं है कि चाहिए ट्रांसपेरेंट। अब अच्छा, अभी तक पीआरटी का रिजल्ट इन्होंने क्यों नहीं दिया पता नहीं चल रहा है। हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। हम्म। वंदना नहीं, क्या नाम था उसका, सुजाता। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ।